हेलो एंड वेलकम टू सखी फिजिक्स। गाइस, ये हमारा लास्ट लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन का। इसमें हम कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा, मैंने कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे सिलेक्ट की है इसमें जो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स को कवर किया है। ऑलमोस्ट हमने 14 लेक्चर्स हमने सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे किए हैं। तो आई होप कि मेरे एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे, आप इनको यूटिलाइज करेंगे अच्छे से। जहाँ कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बताएंगे, मैं वहाँ पे आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप मेहनत करेंगे, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, जिसकी वजह से मेरी मेहनत भी रंग लाएगी और आपको भी फायदा होगा। So without further delay, let us get started with our first problem today. तो प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे है। लेट मी रीड इट आउट। क्या बोला जा रहा है? A ball of mass 0.5 kg is attached to the end of a string. यानी कि ये एक स्ट्रिंग है, इसके साथ अटैच्ड है एक बॉल जिसका मास है हाफ के जी। हैविंग लेंथ एल, यानी कि ये जो लेंथ है इस स्ट्रिंग की ये है एल। द बॉल इज रोटेटेड ऑन ए हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ। यहाँ पे समझ लो, हमने केस किया है वर्टिकल मोशन इन वर्टिकल सर्कल। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल यानी कि ऐसे, यानी कि ऐसे घुमाया जा रहा है इसको, इस तरीके से। फिर क्या बोला जा रहा है? द बॉल इज रोटेटेड ऑन ए हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ One like second. Something went wrong. okay. The maximum the ball is rotated on a circular path like a physical pendulum about vertical axis, यानी कि इस vertical axis के इस तरीके से ये घूम रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से मैं अभी सिनेरियो ड्रॉ करूंगा इसका। द मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बियर इज 324 न्यूटन्स, यानी कि यहाँ पे हमें गिवन है कि जो ये स्ट्रिंग है ये कितना विथस्टैंड, हाउ मच विथस्टैंड इट कैन टेंशन, मतलब ये टेंशन कितना बर्दाश्त कर सकता है, मैक्सिमम टेंशन। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल इन रेडियन पर सेकेंड इज। हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप बॉल की जो एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि ओमेगा जो हम लिखते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो वो हमें फाइंड आउट करना है ओमेगा यहाँ पर। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले मैं यहाँ पे इस सिनेरियो को ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको एक क्लियर हो जाए। ठीक है, लेट अस कंसिडर दिस एज द रूफ जिसपे ये अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वर्टिकल एक्सिस बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इट मेक्स नो सेंस। ठीक है, तो अभी पेंडलम की क्या सिचुएशन है, इस तरीके से है पेंडलम। लेट अस कंसिडर पेंडलम टू बी हियर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पेंडलम है। अभी हमें क्या क्या बोला जा रहा है, गिवन क्या क्या है, पहले हम वो लिखते हैं। यानी कि ये जो है पेंडलम, पहले मैं बताऊं, ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट, यानी कि ये इस तरीके से या इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें बोला जा रहा है कि वो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमें बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, पहले वो चीज़ नोट कर देते हैं। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में? मास
गिवन m इक्वल टू 0.5 kg, लेंथ l इक्वल टू 0.5 मीटर। और ये लेंथ कौन सी है यहाँ पे मैं मेंशन करूँ, ये लेंथ है ये लेंथ l, ठीक है। तो अगर ये सर्कल है, यहाँ पे आपको ये इलिप्स दिख रहा है लेकिन ये सर्कल है यहाँ पे, क्योंकि 3 डायमेंशनल व्यू तो नहीं दिखा सकते, तो ये होगी रेडियस r। अभी और क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, टी मैक्स इज इक्वल टू 324 न्यूटन्स, ये भी गिवन है हमें यहाँ पे। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, ओमेगा हमें निकालना है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, देखो ये हो गया इसका मास mg, ऊपर की तरफ इस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन, ठीक है। अब ये टेंशन जो है इसके 2 कंपोनेंट्स निकल के आएंगे, ठीक है। एक तो इस साइड में और दूसरा इस साइड में होगा। तो हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में लेट अस सपोज ये एंगल जो है ये वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, तो उस हिसाब से ये वाला एंगल भी थीटा बन गया। तो अगर ये टी है तो दैट मीन्स कि ये टी कॉस थीटा बन गया फिर, और इस साइड में क्या हो जाएगा फिर, ये टी साइन थीटा। अब जब ये मूव कर रहा है तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लगेगा, वो किसके बराबर होगा, mv² अपॉन r। तो ये है कहानी इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हम करते आ रहे हैं इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, कौन सा फोर्स किस साइड में है वो दिखाएंगे। इस साइड में है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, इस साइड में है mv² अपॉन r, ऊपर के साइड में है टी कॉस थीटा, नीचे है mg। ये क्लियर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r, इसको इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास यहां पर हमारे पास L गिवन है लेकिन ये R नहीं है, R हमें यहाँ पे इक्वेशन में आ रहा है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। V भी नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे ओमेगा में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले हम लेट अस डू सिंपल थिंग, मैं इसको नेमिंग दे रहा हूं O A B। तो मैं लिख सकता हूं, मैं ये ट्रायंगल यहां पे बनाऊंगा, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, BOA BOA। अभी ये जो लेंथ है AB लेंथ हमें गिवन है L, तो यहां पे लिखेंगे AB लेंथ है L। अभी मुझे चाहिए क्या एक्चुअल में, R क्या है, R है यहाँ पे OA, यानी कि R ये है। तो मैं क्या लिखूंगा, जो मुझे चाहिए मैं वो ऊपर लिखूंगा, R अपॉन L इज इक्वल टू, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो
विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो आ गया मेरे पास आर का एक्सप्रेशन। चूंकि मुझे एल पता है तो मैंने आर को इन टर्म्स ऑफ एल लाया, तो हो गया इसका प्रॉब्लम हमें खत्म। अब क्या है, अब हमें इक्वेशन में लाना है ओमेगा। सिंस वी नो, सिंस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हम इसको पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा हमें, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब m अपॉन आर ऐसे ही रहेगा, तो बाद में वो देखेंगे कि r की जगह डालेंगे वो इनटू, अब v की जगह क्या डालेंगे, r ओमेगा, तो इसका है होल स्क्वायर। तो या मैं ऐसे लिखूंगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इस चीज को हटा देता हूं, तो ये r और ये r कैंसल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया t साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नाउ आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसको इसमें पुट करते हैं तो लिखेंगे टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, और आर के बदले क्या डालेंगे, एल साइन थीटा। तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसल आउट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे फिर, यहाँ से टी विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल, और लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू टी अपॉन एम एल अंडर रूट। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज ऑलरेडी है, तो विच इम्प्लाइज ओमेगा मैक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी मैक्स अपॉन एम एल, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है टी और ये, तो जैसे टी इंक्रीज होगा तो ओमेगा भी इंक्रीज होगा, तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, सो क्या आएगा हमारा फिर, t इज इक्वल टू 324 अपॉन m कितना है 0.5, l कितना है 0.5 अंडर रूट, सो ओमेगा मैक्स विल बी इक्वल टू 36 रेडियंस पर सेकेंड। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना था, यहाँ पे इस वेरिएबल को निकालना था और बाकी ये इक्वेशन को सॉल्व करना था। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे v की जगह ओमेगा आर डालना था, उसी को फिर सॉल्व करना था, दैट इज इट। तो सिंपल प्रोसेस था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, a uniform wooden stick of mass 1.6 kg of length L rests in an inclined manner on a smooth vertical wall of height h, but जो ये हाइट है वो उस लेंथ यानी कि जो ये वुडन ब्लॉक है, वुडन स्टिक है, उससे कम है। तो जब मैं सिनेरियो ड्रॉ करूंगा आपको समझ में आएगा। such that a small portion of the stick extends beyond the wall, ठीक है। the reaction force of the wall on the stick is perpendicular to the stick, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। the stick makes an angle of 30 degree with the wall and the bottom of the stick is on a rough floor. the reaction of the wall on the stick is equal in magnitude to the reaction of the floor on the stick. The ratio h by l and the frictional force f at the bottom of the stick r, वो हमें फाइंड आउट करना है।
तो एक्चुअल में शायद हमें इस क्वेश्चन में भी ऑप्शंस थे। हाँ, तो ये हमारा 36 आ गया। तो लेट मी ड्रॉ दिस सिनेरियो फर्स्ट, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कैसे एक्चुअल में। ये इस तरीके से है। सपोज दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड दिस इज वर्टिकल सरफेस, और इस वर्टिकल सरफेस की हाइट है h, ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस वुडन ब्लॉक की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ L है, ठीक है। और क्वेश्चन में और क्या बोला जा रहा है? The sitting makes an angle of 30 degree with the wall, यानी कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री। सिंस ये 90 डिग्री है ऑलरेडी, ये 30 है, तो दैट मीन्स ये कितना होगा फिर? 60। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है? The reaction force of the wall on the sitting is perpendicular to the sitting, यानी कि यहां पर जो रिएक्शन फोर्स है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। लेट अस कंसिडर दिस एज R1। अब इसके बाद the sitting makes an angle of 30 degree with the wall at the bottom of the sitting is on the rough floor. The reaction of the wall on the sitting is equal in magnitude to the reaction of the floor on the sitting, यानी कि जो यहां पर रिएक्शन है नीचे जो रिएक्शन है R2 वो भी सेम है, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहां पर? इसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, JEE एडवांस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगा के समझना है इसको। विद द वॉल द रिएक्शन ऑन द इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड द रेशियो H by L एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड एट द बॉटम ऑफ द सिटिक आर दिस। हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक तो हमें H/L फाइंड आउट करना है, यानी कि H/L हमें फाइंड आउट करना है, और क्या करना है? फ्रिक्शनल फोर्स F हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है यहाँ पर, पहले हम वो फाइंड आउट कर लिखते हैं। गिवन M इक्वल टू 1.6 kg, और इसके बाद क्या है? प्रोवाइडेड H इज लेस देन L, वो हमने डायग्राम में ऑलरेडी दिखाया। और क्या है? एंगल 30 डिग्री, वो हमने। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो देखो गाइस, हम यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं बाकी क्वेश्चंस को, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? देखो, ये जो R1 है इसके तो डेफिनेटली दो कंपोनेंट्स हो गए, एक तो हॉरिजॉन्टल में होगा, दूसरा वर्टिकल में होगा। तो
ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। अगर आप मैथ्स को पूरा तरीके से देखेंगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा R1 cos 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह का सीन नहीं है। अब देखो यहाँ पर चूंकि इस साइड में इसकी टेंडेंसी है जाने की, तो दैट मीन्स कि फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड में लगेगा, तो यानी कि एफ म्यू विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो और कोई हमारे पास फोर्स नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे फिर, और हमारे पास है लेट अस सपोज, हम वही डायग्राम यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं। वो ये क्या हुआ एम जी। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर मैं वो डायग्राम बना लेता हूँ और फोर्सेस को मेंशन करता हूँ कौन कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में है। देखो ये जो R2 है ये सीधे ऊपर है, R2 ऊपर है, नीचे mg है, और यहाँ पे R1 cos थीटा तो ये है R1 sin 30 जो भी R1 sin 30 डिग्री। तो हो गया हमारे वर्टिकल फोर्सेस का कंप्लीट। अब है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, इस साइड में है R1 cos 30, R1 cos 30, तो इस साइड में क्या है एफ म्यू। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एफ म्यू इज इक्वल टू R1 cos 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 इसको रखते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, R2 प्लस, यहाँ थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, R2 प्लस R1 साइन 30 डिग्री। पूरी तरीके से ध्यान रखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली दिखा रहा हूँ किस तरीके से है, इज इक्वल टू एम जी, ये हम इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे। ठीक है, तो सिंस R1 इज इक्वल टू R2, सिंस R1 इज इक्वल टू R2, तो इसको हम R के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर, एक्चुअली में गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, R1 विल बी इक्वल टू एफ म्यू अपॉन कॉस 30 डिग्री। तो चूंकि मैं इक्वेशन में चाहता हूं कि मेरी इक्वेशन में कहीं पे ये नहीं रहे, क्या नहीं रहे, यानी कि R या R2, क्योंकि मैं कैलकुलेट करना ही नहीं चाहूंगा इस चीज को, तो मैं इसमें इन चीजों को डालूंगा। R2 के बदले क्या डालूंगा मैं, सिंपली ये, यानी कि मैं अगर इस इक्वेशन को अच्छी तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा R प्लस R साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एम जी। तो सिंस R1 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे R को कॉमन लेके लिखता हूँ 1 प्लस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एम जी, बट R इज इक्वल टू एफ म्यू अपॉन कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ मैं क्या लिखूंगा फिर, एफ म्यू अपॉन कॉस 30 डिग्री इंटू 1 प्लस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एम जी। एम कितना है 1.6 आई गेस, हाँ 1.6 मल्टीप्लाइड बाई, और क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि 10 ले लो जी को, हाँ तो 10 लेंगे इसको, तो मैं क्या लिखूंगा फिर,
एफ म्यू विल बी इक्वल टू 16 इंटू cos 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30 डिग्री. So which implies f mu will be equal to 9.2376 न्यूटन. तो यहाँ तक क्लियर है ये चीज़ पूरा किस तरीके से क्या किया हमने. तो आई होप कि पूरा क्लियर है यहाँ पर. अब मैं काम करूँगा मैं इस डायग्राम को. तो ये हो गया पार्ट 1 इसका क्वेश्चन का. देखो यहाँ पे दो चीज़ें पूछा जा रहा है. एक तो ये H/L रेशो वो हमें अभी निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाला. तो सिंस आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे तो 9.2376 हमारा आया. तो यहाँ पे आपको मैच नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे चेक करते हैं. तो हमारा आंसर है एक, वो है 16√3/3. ये है 16√3/3 के बराबर. तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 16/√3 भी लिख सकते हैं इसको. अब नेक्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है हमें. H/L रेशो. उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसको रखा हमने, नीचे हमारा है mg. बाकी कुछ भी मिस नहीं है हमें यहाँ पे. तो देखो इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप आगे जाना पड़ेगा. मूवमेंट, मैं मूवमेंट लिखूंगा यहाँ पे. मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि आर्म डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल ये अगर यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स F. तो ये डिस्टेंस x है, सपोज ये a है, तो मैं लिखूंगा MA इज इक्वल टू FX, यानी कि जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये. तो इस तरीके से, क्योंकि हमने कवर नहीं किया अभी, लेकिन ये क्वेश्चन में आया तो मैंने समझा कि यहाँ पे आपको बता ही देता है. अब देखो क्या होगा यहाँ पर. चूंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ना तो इस साइड में जा रहा है ना ये इस साइड में जा रहा है, ये बिल्कुल स्टेशनरी है. दैट मीन्स कि जो इस पे मूवमेंट्स लग रहे हैं दे आर बैलेंस. अब मूवमेंट किस किस वजह से लग सकता है इस पर. एक तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स R है, ठीक है, ये क्रिएट करेगा मूवमेंट. सपोज हम विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट या दिस पॉइंट, जहां पे हमारी मर्जी है आंसर हमारा सेम आएगा. लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट, पॉइंट ए में इसको कंसिडर करूंगा. अब जो मास है वो इस साइड में एक्ट कर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड में होगा, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर. तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है. जब ये 60 है तो ये भी 60 है. तो ये क्या बनेगा फिर, mg cos 60. ठीक है. अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक मोमेंट बैलेंस एट ए. ठीक है. तो जब मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर करूंगा R1, तो तब ये वाली डिस्टेंस पूरी आ जाएगी, यानी कि यहां से यहां तक सारी डिस्टेंस. ठीक है. तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे वो मैं अब आपको बता रहा हूं. ठीक है. यानी कि यहां से सपोज मैं इसको नेम दे रहा हूं, सपोज दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. तो बी सी मुझे पता है,
तो मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं, क्योंकि देखो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ये एल गिवन है, लेकिन ये एल यहां से यहां तक है, हम वो नहीं, हमें यहां से यहां तक डिस्टेंस जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूज करके, क्योंकि हमारे पास एंगल है तो हम इजीली इस साइड को ले सकते हैं, यानी कि हम लिखेंगे फॉर डिस्टेंस। देखो ये वाला जो कंपोनेंट है ऑलरेडी ये मास का, ये तो बिल्कुल सेंटर में, जो सेंटर में होगा मास के, तो वहीं पे सेंट्रॉइड ऑफ द मास वहीं पे एक्ट करेगा, यानी कि अगर ये एल है टोटल यहां तक, तो ये L/2 पे एक्ट करेगा। तो पहले मैं ये चीज क्लियर करूं, फॉर डिस्टेंस AC वी हैव, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा जो मुझे फाइंड आउट करना है ऊपर, यानी कि AC अपॉन जो मेरे पास है, यानी कि H, AC अपॉन H, AC अपॉन H विल बी इक्वल टू, यानी कि अगर मैं एंगल 30 को कंसिडर करूं तो ये बेस बन जाता है H, और ये L जो है, ये जो बी AC है, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, लेकिन हमने इसको लिया तो 1/cos थीटा हो जाएगा, 1/cos थीटा। So which implies AC will be equal to H/cos थीटा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई। ठीक है, cos 30, सॉरी थीटा मैंने लिखा यहाँ पे, तो लेट अस पुट 30 आल्सो, cos 30। अब ये वाला जो है यहां से यहां तक, यह हमें पता है कि L/2 पे इसका सेंट्रॉइड एक्ट करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन का हमें क्लियर करना है यहाँ पर। तो चूंकि देखो ये R जो है ये इस साइड में जा रहा है, तो अगर मैं A पॉइंट कंसिडर करूं तो इट विल काज मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई साइन कन्वेंशन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, वो मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पे नेट जीरो ले रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो है ये किस तरीके से मूवमेंट, ये इस साइड में, तो वो इस साइड में कर रहा था, तो ये एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। तो दैट मीन्स कि मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा R1 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस क्या है, AC। ठीक है, अब माइनस mg cos 60 मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है, L/2। तो इसका रिजल्ट क्या है, ये कोई रोटेशन क्रिएट ही नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स की 0। अब R1 हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, R1 इज इक्वल टू एफ म्यू अपॉन cos 30। एफ म्यू अपॉन cos 30 मल्टीप्लाइड बाई AC हमने कितना निकाला, H अपॉन cos 30। ठीक है, माइनस mg cos 60 मल्टीप्लाइड बाई L/2 इज इक्वल टू 0। सो एफ म्यू हमने कितना निकाल के रखा था, दिस इज 9.2376 H अपॉन cos हो गया cos स्क्वायर 30। तो ये माइनस को मैं इक्वालिटी यहाँ पे ले लेता हूँ, तो इस साइड में इसको कर देता हूँ, मैं लिखूंगा m के बदले 1.6, g के बदले 10, और मल्टीप्लाइड बाई cos 60 डिग्री इंटू L/2। तो
तो ये 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8। तो अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा h अपॉन l किसके बराबर आएगा मेरा, यानी कि ये l जो है ये यहाँ आएगा, बाकी सारा इधर जाएगा। तो मैं लिखूंगा 1.6 इंटू 10 इंटू कॉस 60, ये हो गया यहाँ तक, डिवाइडेड बाई 2, ये इस साइड का हो गया। अब कौन सा है ये, मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 9.2376। तो h बाई एल हमारा कितना आएगा, यहाँ से कैलकुलेट करके देखते हैं। सो 16 इंटू cos 60 multiplied by cos 30 multiplied by cos 30 is equal to this divided by 2 into 9.2376। तो ये हमारा h बाई एल आ रहा है 0.325। ये हमारा आंसर है। तो अभी अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे, ओह गॉड, ये तो तय है कि ये हमारा आंसर है 16√3/3। अब ये 0.32 कौन सा वाला होगा इनमें से, 3 डिवाइडेड बाई 16 नहीं, √3/16 भी नहीं होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई 16। तो आंसर हमारा ए है यहाँ पर, h बाई एल इज इक्वल टू दिस और ये दिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ला रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे है। क्या बोला जा रहा है, masses m1 m2 and m3 are connected by strings of negligible mass which passes over massless and frictionless pulleys p1 and p2। यानी कि ये कनेक्टेड है आपस में, और ये फ्रिक्शनलेस है ये, और ये जो स्ट्रिंग्स है ये मासलेस है। ठीक है, अब आगे क्या बोला जा रहा है, द मास इज मूव सच दैट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन p1 एंड p2 इज पैरेलल। यानी कि p1 ये स्ट्रिंग्स बिल्कुल पैरेलल सरफेस की चल रही है, एंड m3 बिटवीन p2 एंड m3 इज हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग चल रही है इस तरीके से। द मासेस m2 एंड m3 आर 4 kg ईच। m2 और m3 हमें गिवन है, इन दोनों का वजन है 4 kg, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मासेस एंड द सरफेस इज 0.25। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमें दिया हुआ है 0.25। द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये इंक्लाइंड प्लेन जो है 37 डिग्री एंगल बना रहा है। अब क्या बोला जा रहा है, इफ द मास m1 मूव्स डाउनवर्ड्स, अगर ये मास नीचे की तरफ मूव कर रहा है विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0। तो एक्सेलरेशन 0 है तो दैट मीन्स नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, फाइंड द मास ऑफ m1, मास m1 फाइंड करना है, द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि इस वाली स्ट्रिंग का टेंशन हमें फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पहले मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा। पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है, गिवन m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू 4 kg, म्यू इक्वल टू 0.25, और एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, और कुछ दिया हुआ है नहीं। फाइंड आउट क्या करना है हमें, m1 हमें फाइंड आउट करना है,
टेंशन हमें फाइंड आउट करना है, टेंशन हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ चीज़ लिखूंगा, सिंस इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म motion, that means there is no acceleration and hence no net force, ठीक है। तो अभी बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी हम यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैं समझाऊंगा। ये जो यहाँ पे पुल कर रहा है, ये इसको यहाँ पे खींच रहा है, इसको भी इस तरह खींच रहा है। अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट अस सपोज कुछ इस तरीके से है। तो सरफेस यहाँ तक ले लेते हैं और यहाँ पे पुली बनाते हैं, ठीक है। एक पुली यहाँ पे बनाते हैं, दूसरा पुली यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अभी मासेस 2 है हमारे पास, 3 है, क्यों नहीं बन रहा है, बन जा भाई। सपोज यहाँ पे एक और है, एक और यहाँ पर है। अब ये आपस में जुड़े हुए हैं स्ट्रिंग से, इस तरीके से, ठीक है। अब मास m1 कौन है, m2 कौन है, तो इनको नेमिंग दे रहे हैं। दिस इज m1, दिस इज m2 एंड दिस इज m3। लेट अस सपोज दिस इज p1 एंड p2, किसी काम का नहीं है तो फिर भी मैं दे रहा हूँ। और ये एंगल गिवन है हमें 37 डिग्री। अब देखो इनके फोर्सेस देखते हैं, इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो इसका अगर मैं देखूं तो ये होगा m1g, इसका होगा m2g, इसका होगा m3g, और यहाँ पे होगा R3, यहाँ पर होगा R2, और इस R2 को संभालने वाला यहाँ पर होगा M2G। ये एंगल भी 37 डिग्री होगा, cos 37 डिग्री। अगर ये इस साइड में है तो इस साइड में भी एक और फोर्स होगा M2G sin 37 डिग्री। और यहाँ पर देखो जब ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तो यहाँ पर F म्यू
टू भी होगा इस साइड में। अब जाते हैं इस वाले पर। इस वाले पर क्या होगा, ये इस साइड में मूव करेगा तो इसके बैक साइड में लगेगा एफ म्यू 3। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या लिखेंगे, ये वाला जो है ये वाला जो है ये इसको भी बैलेंस कर रहा है और इसको भी बैलेंस कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा फिर, m1g इज इक्वल टू एफ म्यू टू प्लस m2g साइन 37 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। और कौन सा है, ये प्लस एफ म्यू 3। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें फाइंड आउट करना है कि एफ म्यू 2 और एफ म्यू 3 क्या है। तो हम रिएक्शंस के थ्रू, तो ये किसके बराबर होगा, म्यू R2। ये किसके बराबर होगा, म्यू R3। तो R2 किसके बराबर है हमारे, R2 इज इक्वल टू m2g cos 37, m2g cos 37 डिग्री। और R3 किसके बराबर है, m3g। ठीक है, ये डायरेक्टली है, तो पुट कर देते हैं इसमें यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे फिर, m1g विल बी इक्वल टू एफ म्यू 2 के बदले क्या डालेंगे, म्यू R2 के बदले m2g cos 37 डिग्री प्लस m2g साइन 37 डिग्री प्लस म्यू R3 के बदले क्या डालेंगे, m3 इंटू जी। तो देखो ये g सब में है, g यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेते हैं सब में। तो क्या लिखूंगा मैं, m1, फिर m1 विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पर भी m2 cos 37 है, m2 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं m2 कॉमन ले लेता हूँ, m2 इंटू म्यू cos 37 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री प्लस म्यू m3। तो आप देखो हमारे पास ये सारे वैल्यूज है, तो हम क्या लिखेंगे, m1 विल बी इक्वल टू, m2 कितना है 4 इंटू म्यू कितना है 0.25 cos 37 प्लस साइन 37 प्लस म्यू कितना है 0.25, m3 कितना है 4। तो m1 हमें निकल के आता है 4.2 kg। ठीक है, तो 4.2 kg इसका मास है। अब हमें दूसरा पार्ट यहाँ पे है, द टेंशन इन द हॉरिजेंटल पोर्शन ऑफ द सिट्रिंग, यानी कि हॉरिजेंटल पोर्शन में कितना। तो अगर मैं पहले यहाँ पे देख के ही इसको बना लेता हूँ, लेट अस सपोज इट इज दिस। तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स है, नीचे है m3g, ऊपर की तरफ है R3, इस साइड में है एफ म्यू 3। तो अब यहाँ पर हम टेंशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा फिर, लेट मी ब्रिंग इट हियर। इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, T इज इक्वल टू एफ म्यू
3। तो ये किसके बराबर है? एफ म्यू 3 किसके बराबर है? टी विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स R3। तो R3 किसके बराबर है? सो R3 विल बी इक्वल टू M3G। सो यहाँ पर होगा म्यू टाइम्स M3 इंटू G। सो T विल बी इक्वल टू म्यू कितना है 0.25, M3 कितना है 4, G कितना है 10। सो विच इम्प्लाइज T विल बी इक्वल टू 25 इंटू 4 यानी कि 1 second। तो ये 10 न्यूटन आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो दिस इज द एंड ऑफ लॉज ऑफ मोशन। आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें कवर की, आपको समझाई, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपको इससे फ़ायदा होगा। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ोगे, इनको इम्प्लीमेंट करोगे। जहाँ जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बताएंगे। व्हाट्सएप पे मैं एक्टिव हूँ, या मुझे मेल कर सकते हैं। और जो ये नोट्स है, तो अभी तक नोट्स का क्या होता था कि मैंने कुछ नोट्स डाले थे 47 लेक्चर तक आई थिंक। तो अब आज मैं 48 से आगे जो भी जितने हैं तो ये सारे में डालूंगा। इसके बाद क्या होगा, मैं जो जो लिखता रहूँगा उसका गूगल ड्राइव में बैकअप लेके रहूँगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मतलब नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो उससे, तो आज तक के जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो उसके बाद भी टेलीग्राम चैनल पे भी डाला करेंगे। तो ये चीज़। और सेकंड चीज़, अगर आपको कहीं पे भी लगा होगा कि इम्प्रूवमेंट मुझे करनी है या कोई टॉपिक मुझे अच्छे से कवर करना था, मैंने उस तरीके से नहीं किया, तो आप मुझे वो बता सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं बताऊँगा कि मैं ईगो पे लूँगा। मैं हमेशा, अगर मुझसे छोटा बच्चा मतलब क्लास 8 का बच्चा भी कोई बात मुझे सिखाएगा तो मैं काफ़ी खुश हो जाता हूँ। तो मैं वेलकम करूँगा अगर आप मुझे कोई अच्छी सजेशन देंगे, यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, तो मुझे लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, तो दैट विल बी वेलकम। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सही लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इससे बच्चों को फ़ायदा मिल सकता है, तो आप इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा होगा। मुझे भी उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी वजह से किसी को फ़ायदा मिल रहा है, तो मैं और बेहतर बनने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जर्नी में मिलेंगे। नेक्स्ट जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से, इंशाल्लाह मिलेंगे। और इससे बेटर वो वाला जर्नी होने वाला है हमारा। सो थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।